So welcome back my dear students. I hope you all are doing well. This is your mentor Soumya Sharma and we are learning environmental fun for class 4th by Riddhi series and published by Children's Voice. So आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 15 वाटर यानी कि पानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वहीं पर जो पानी है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। Although more than 3/4 of the earth surface is covered with water, वहीं पर जो हमारी अर्थ है उसका जो 3/4 पार्ट है वो पानी से ही घिरा हुआ है। Only a small portion of this water is suitable for drinking, लेकिन इसमें से बहुत छोटा सा पार्ट है जो केवल पीने योग्य है। This is because most of this water is found in seas and oceans which is salty, क्योंकि इनमें से जो ज्यादा से ज्यादा पानी है या तो वो समुद्रों में पाया जाता है या फिर वो बहुत ही झीलों में पाया जाता है या फिर महासागरों में पाया जाता है जो कि बहुत ही सोल्टी वाटर होता है। We cannot use this water for drinking or for other daily activities, और इस पानी को हम अपने पीने के लिए या फिर डेली एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर की, यानी कि पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। सो सबसे पहले आता है रेन। द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन। Rainwater fills rivers, ponds, lakes, seas and oceans. Rainwater is the purest form of natural water. वहीं पर अगर सबसे मुख्य स्रोत की बात करें तो वो है बारिश। बारिश से हमें फ्रेश वाटर मिलता है और वहीं पर हमारे महासागरों, सागरों, झीलों और तालाबों में पानी भरा जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे सेकेंड सोर्स ऑफ वाटर की, विच इज ग्राउंड वाटर। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल एंड रीचेस अ लेयर ऑफ सॉलिड रॉक्स। वहीं पर जो कुछ बारिश का पानी है वो रिसकर मिट्टी में चला जाता है और वहीं पर वो पहुंचते पहुंचते कौन सी लेयर में जाता है, सॉलिड रॉक्स की लेयर तक पहुंचता है। इट इज कलेक्टेड हियर एज ग्राउंड वाटर, और यहाँ पर ये ग्राउंड वाटर की तरह कलेक्ट हो जाता है। In hilly areas it comes out to the surface as springs. We dig wells and tube wells to get the underground water. फिर वहीं पर हम इस अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए या तो कुएं खोदते हैं या फिर हम ट्यूब वेल्स लगाते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, विच इज सरफेस वाटर। सो रेन वाटर फिल्स ponds, rivers, lakes, seas and oceans. A pond is a small body of water surrounded by land. वहीं पर जो pond है वो एक बहुत small water body होती है जो कि land के around होती है। It fills up in the rainy seasons when it rains. और तालाब में पानी कहाँ से आता है, रेनी सीजन में आता है। जब बारिश होती है तो बारिश के थ्रू तालाब में पानी भर जाता है। Some ponds dry up in summers. वहीं पर जो कुछ तालाब होते हैं वो गर्मियों में सूख जाते हैं। A lake is bigger than a pond. वहीं पर जो झील होती है वो तालाब से थोड़ी बड़ी होती है। अब हम बात करेंगे रिवर्स की। So rivers flow from the mountains, hills and other places where it rains a lot. वहीं पर जो नदी है या तो वो पहाड़ों से बहती है या फिर वो हिल से बहेगी या फिर ऐसे दूसरे प्लेसेस पर जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ड्यूरिंग समर्स व्हेन द स्नो और आइस मेल्ट्स इन हाई माउंटेन्स, लेकिन गर्मियों में जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है, इट फ्लोज डाउन टू फॉर्म रिवर्स। फिर वहीं पर ये पूरा जो बर्फ पिघल कर आती है कहाँ जाती है, नदियों में। इसी से तो नदियां फॉर्म होती हैं। Such rivers are called snow-fed rivers और perennial rivers। इन्हें हम क्या कहते हैं, snow-fed rivers कहते हैं या फिर perennials कहते हैं। They carry plenty of water throughout the year, और इन नदियों में पूरे साल बहुत ज्यादा पानी होता है। गंगा, यमुना, मंदाकिनी एंड ब्रह्मपुत्रा आर snow-fed rivers। वहीं पर ये कुछ snow-fed rivers हैं। They flow from the Himalayas, और ये कहाँ से बहती हैं, हिमालय से बहती हैं। Rivers that carry only rain water are called rain-fed rivers। जिनमें केवल बारिश का पानी होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, rain-fed rivers कहते हैं। They almost dry up during the summer season but have a lot of water during the rainy season। अब इन नदियों में सर्दियों में तो बहुत ज्यादा पानी होता है लेकिन गर्मियों में ये जो नदियां होती हैं वो सूख जाती हैं। कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी आर rain-fed rivers। Seas and oceans are very large water bodies. They contain salty water. A sea is smaller than an ocean। यानी कि जो समुद्र और महासागर हैं वो बहुत ही बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं। इनमें बहुत ही ज्यादा सोल्टी वाटर होता है और साथ ही में वहीं पर जो समुद्र है वो महासागर से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। Now we will talk about dams, reservoirs and canals। तो चलिए देखते हैं what are these। सबसे पहले बात करेंगे डैम्स की।
So dams are walls which are built across rivers to block or control the flow of water. वहीं पर जो डैम्स हैं वो क्या होते हैं, अ काइंड ऑफ वॉल है जिससे हम अपने वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और इन्हें रिवर्स पर बनाया जाता है. From dams water is collected in artificial lakes called reservoirs. वहीं पर अब जितना भी पानी होता है उन्हें आर्टिफिशियल झीलों में स्टोर किया जाता है जिन्हें हम रिजर्वायर्स कहते हैं. This water is released when the level of water in the river decreases. और इस पानी को कब छोड़ा जाता है, जब नदियों में पानी का फ्लो कम हो जाता है. Dams also generate electricity. डैम्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है. Canals are dug as channels to send water from rivers or reservoirs to agriculture areas for irrigation. वहीं पर जो कैनल्स हैं वो एक वे है जिससे जो पानी है वो तालाबों, नदियों, झीलों, समुद्रों से कहाँ तक पहुँचाया जाता है, किसानों के खेतों तक पहुँचाया जाता है खेती करने के लिए. We cannot drink water directly from natural sources because it is not safe. वहीं पर हम इन नेचुरल सोर्सेज से वाटर को डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं क्योंकि ये पानी सेफ नहीं होता है. रेन वाटर कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बिकॉज इट हैज मैनी डिजॉल्व गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स एंड जम्प्स इन इट. वहीं पर जो रेन वाटर है उसे हम डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट है या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे जम्प्स होते हैं. सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज सॉल्टी. और समुद्र का पानी हम नहीं पी सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा नमक वाला पानी होता है. वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स आर पॉल्यूटेड ड्यू टू डंपिंग ऑफ गार्बेज, वॉशिंग एंड बाथिंग. और वहीं पर जितने तालाब और झील हैं उनका पानी बहुत ही गंदा होता है क्योंकि उनमें हम कूड़ा कचरा डाल देते हैं, उनमें नहा लेते हैं, तो वहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड होता है. Factories release toxic waste into them and people deface the urinate in them. All this makes the water unfit for drinking. और इसी वजह से इनका जो पानी है वो पीने योग्य नहीं होता है. Rivers that flow down from mountains carry mud and other waste along with them. वहीं पर जितनी भी रिवर्स हैं वो माउंटेन से बहुत ज़्यादा मिट्टी और अदर कूड़े कचरे को अपने साथ लेकर आती हैं. Hence we cannot drink the river water directly. इसीलिए नदी का पानी भी हम डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं. Now we will talk about evaporation. अब हम बात करेंगे evaporation के बारे में. So we have learned that evaporation of water from ponds, rivers, ocean and seas take place all the time. The change of water into water vapor due to heating is called evaporation. जब यानी कि जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, evaporation कहते हैं. There are many examples of evaporation in our daily life. हमारी डेली लाइफ में evaporation के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम रीड करने वाले हैं. So wet clothes dry when we put them in the sun. यानी कि गीले कपड़े हम धूप में सुखाते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं. वहाँ पर भी तो इवापोरेशन होता है. जो सन की हीट होती है वो हमारे गीले कपड़ों में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है. Sweat from our body dries due to evaporation. हमारी बॉडी से जो स्वेट है वो भी इवापोरेशन के थ्रू ही सूख जाता है. Now अब हम बात करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इवापोरेशन. अब इवापोरेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Take 2 bowls of the same size. 2 सेम साइज की बाउल्स लेनी है. Pour equal quantity of water in both the bowls. Then keep one bowl under a moving fan and the other away from it where there is no wind. यानी कि एक पानी को रखेंगे पंखे के नीचे और एक बाउल को रखेंगे जहाँ कोई भी हवा नहीं है. Observe both the bowls after an hour. फिर दोनों ही बाउल को 1 घंटे के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे. You will notice that more water has evaporated from the bowl kept under the fan. और वहाँ पर आप क्या नोटिस करेंगे, जो बाउल आपने पंखे के नीचे रखी थी उसमें से पानी इवापोरेट हो गया है. So it proves that water evaporates faster when the weather is windy. तभी आप जान पाएंगे जब बहुत ही ज़्यादा विंडी वेदर होता है तो यानी कि इवापोरेट ज़्यादा होता है. Now second factor we have Take equal amount of water in 2 sources. Keep one source in direct sunlight यानी सूरज के नीचे रखना है and the other in the shade. वहीं पर एक बाउल को आप छाया में रख देंगे. After an hour you will notice that more water has evaporated from the source placed in direct sunlight. It shows that water evaporates faster when the temperature is high. Now third factor को आप खुद से रीड करेंगे. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन की. कंडेंसेशन क्या होता है, व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड, जब वाटर वेपर ठंडी हो जाती है, इट चेंजेस इनटू वाटर, वापस से वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है. द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि वाटर वेपर का ठंडा होकर वापस पानी में कन्वर्ट हो जाना ही कंडेंसेशन होता है. क्लाउड्स, ड्यू, स्नो,
frost and fog are all examples of condensation. आइए जानते हैं, बात करेंगे dew के बारे में. So dew is formed when water vapor condenses on cold objects like grass in the fields. Then we have fog during winters, यानी सर्दियों में water vapor condenses on dust particles present in the air to form clouds very close to the ground. Then this is called fog. इसे ही हम क्या कहते हैं? fog कहते हैं. When the weather is foggy, जब हमारा weather बहुत ही ज़्यादा foggy होता है, you cannot see even the nearby things clearly. तब आप पास की चीज़ें भी clearly नहीं देख पाते हैं. Now अब हम बात करेंगे स्नो की. When water vapor freezes in the air, जब water vapor यानी कि air में freeze हो जाता है, it forms crystals of ice called snow. तब ये किस में कन्वर्ट होता है? क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है, आइस की, जिन्हें हम स्नो कहते हैं. स्नोफॉल टेक्स प्लेस मेनली ऑन हिल स्टेशंस इन विंटर, यानी कि जो स्नोफॉल है वो विंटर्स में हिल स्टेशंस पर होता है. Now we will talk about water cycle. अब बात करेंगे water cycle की. Water is circulated continuously in the nature in the form of water cycle. So during the circulation it keeps changing its form. जब water circulation होता है तो ये अपनी form को change करता रहता है. कैसे? The heat of the sun leads to water evaporation from rivers, lakes, ocean, water bodies. Some of this water changes into water vapor and rises in the sky. वहीं पर जो water vapor है वो sky में चली जाती है. As this water vapor goes higher, जैसे जैसे ये जो water vapor है वो आसमान में बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, it meets cold air and condenses to form clouds. और ऐसे ही हमारे क्या बन जाते हैं? clouds बन जाते हैं. As more and more drops join the cloud, जैसे जैसे बहुत सारी drops हमारे clouds को join करती हैं, they become heavy and cannot hold water any longer. फिर clouds बहुत ज़्यादा heavy हो जाते हैं और वो water vapor को hold नहीं कर सकते हैं. This water from the clouds reaches the ground in the form of rain. फिर वहीं पर जो water को hold करके रखते हैं clouds, वो heavy होने की वजह से water को hold नहीं कर पाते हैं और वही पानी हमारी ground पर आता है बारिश की form में. Then this is precipitation. Water reaches water bodies on the earth due to precipitation and again evaporates. This water cycle goes on endlessly in the nature. और यही जो water cycle है वो endlessly repeat होता रहता है. Now we will come to the exercise part of this chapter. So question number 1 is, in some hilly areas underground water comes out to the surface as springs. Then dash is a small water body surrounded by land, यानी कि ponds is a small water body surrounded by land. Then we have dash are man-made lakes built behind dams to collect water, that is reservoirs. Then we have sweat dries up due to evaporation. जो हमारे sweat है वो कैसे सूख जाता है? evaporation की help से. Now second question we have fill in the blanks. So 3/4 of the earth's surface is covered with water. We cannot drink seawater because it is salty. Rainwater that seeps into the soil is called groundwater. Snow-fed rivers are called perennial rivers. Narmada and Godavari are examples of rain-fed rivers. The changes of water into water vapor is called evaporation. Water vapor in the sky condenses to form clouds. Now we will move to the next question, which is complete the flow chart. यहाँ पर आप इस flow chart को complete करेंगे. The next is first question. We have name some natural sources of water. Natural source of water के names यहाँ पर आपको बताने हैं. Why should we not drink river water? नदियों का पानी हमें क्यों नहीं पीना चाहिए? Then we have what do you understand by groundwater? Groundwater से आप क्या समझते हैं? List the factors that increases the rate of evaporation. The fifth one is why do we spread wet clothes for drying? Then distinguish between evaporation and condensation. यहाँ पर आपको difference बताना है evaporation और condensation के बीच में. And I hope मेरे प्यारे बच्चों इनके आंसर आप easily कर सकते हैं. So मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही. मिलते हैं next class में. Thank you so much for watching and learning with me.